राधे राधे। एक नए चैप्टर में तुम्हारा स्वागत है, वर्क एनर्जी पावर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर से एक सवाल मैं तुम्हारा आज ही आउट कर देता हूं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से तुम सबके शिफ्ट में एक एक सवाल आएंगे। अगर वर्क एनर्जी पावर से आया तो, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। या फिर आ सकते हैं अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसका वर्क डन निकालने का। बाकी सारी चीजें इसमें रद्दी हैं, तो इन तीन चीजों पे तुम ध्यान देना। बाकी वर्क एनर्जी पावर के जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक पन्ने पे आ जाएंगे और आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा। लेकिन इसके एप्लीकेशन करने के लिए आपको 60 से 70 पीवाईक्यू लगाने होंगे, जो कि तुम सभी लगा रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि तुम्हें ये सीरीज बहुत मदद कर रही है कॉन्फिडेंस में। एक तो बच्चा है जो बोल रहा है कि मैंने 5 बार सुना और मुझे फॉर्मूला याद हो गया, बहुत बहुत बधाई। वर्क एनर्जी पावर में फॉर्मूला रिकैप करा दूं इसके पहले मैं तुम्हारे दिमाग में एक वायर बना देता हूं जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे एग्जामिनेशन में। वर्क एनर्जी पावर होता क्या है? फिजिकल डेफिनेशन अगर समझने जाओगे तो एप्लीकेशन फार्मूला नहीं कर पाओगे। इसको समझाने के लिए मैं जब लंबे लेक्चर पढ़ाता हूं उसमें भी ये एग्जांपल लेता हूं और तुम्हें भी ये दे रहा हूं। रेसनिक हैलिडे एक फिजिसिस्ट हैं, उनकी किताब का एग्जांपल है, बहुत खूबसूरती से वर्क एनर्जी पावर को समझाता है। दुनिया में दुनिया में कोई भी काम होगा तो उसमें एनर्जी का लेन देन होगा, ठीक उसी तरीके से कि दुनिया में कोई भी खरीद बिक्री होती है बालक, ठीक है, तो उसमें पैसे का लेन देन होता है। तो जैसे रियल वर्ल्ड में पैसा है, वैसे फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिक्स में एनर्जी है। जब भी कोई दुनिया में काम होगा तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ठीक। मैंने बोला मेरी वाइब्रेशनल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदली, साउंड एनर्जी माइक तक गई, उसने अपने आप को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फोन तक गई, फिर वो वेव में कन्वर्ट हो गई, तो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में उस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, फिर तुम्हारे फोन तक गई, फिर तुम्हारे फोन के स्पीकर से साउंड एनर्जी में गई, कानों में गई, फिर कानों से ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गई। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है किसी भी एक्शन में, ठीक है। तो जैसे रियल वर्ल्ड में पैसा, वैसे इसमें एनर्जी। अब पैसा हम बैंक में रखते हैं तो या तो पैसे को निकालने जाते हैं या डिपॉजिट करने जाते हैं। तो निकालना और डिपॉजिट करना वर्क कहलाता है, यानी किसी चीज से अगर हम एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी निकालने की प्रक्रिया वर्क कहलाती है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वर्क इज इक्वल टू कभी कभी एनर्जी हो जाता है। कैसे भैया? भैया उसी तरीके से कि मैंने बैंक में 100 रुपए दिए, बैंक को कितने रुपए मिले? 100 रुपए। तो बैंक में एनर्जी कितना ऐड हुआ? 100 रुपया। और मैंने कितने रुपए डाले? 100 रुपए। तो जो मैंने वर्क करा, जो डालने और निकालने की क्रिया थी, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पावर क्या होती है? एक बैंक में 1 लाख रुपए थे, मैं हर सेकंड 1 1 रुपया निकाल रहा हूं, और एक बैंक में 1 लाख रुपए थे, मैंने एक ही बार में 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो किसमें मेरे एनर्जी को या पैसे को निकालने की रेट ज्यादा हुई? जिसमें मैंने एक ही बार में निकाल लिए। तो एक ही बार में निकालने में कहेंगे कि पावर ज्यादा है, यानी पैसे निकालने का जो रेट है उसे हम पावर कहते हैं। ये हो गई आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग। बाकी हम वर्क पावर एनर्जी के फॉर्मूले को रिकैप्चुलाइज करते हैं। वर्क एनर्जी पावर, वर्क डन फॉर ए कांस्टेंट फोर्स होता है एफ डॉट डी, और वेरिएबल फोर्स होता है एफ डॉट डी आर। ये वाला ज्यादा काम का है, फोर्स का आपको एक इक्वेशन दे देगा और आपको वर्क डन निकालने को कहेगा। एफ एक्स कर्व और एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया जो है वो वर्क डन देता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। मोशन के कारण होने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इससे बहुत खूबसूरत एक सवाल बनता है बच्चों से, जो मैंने कॉन्सेप्ट चेक के एक शॉर्ट में पूछा था कि बच्चा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो एनर्जी आई स्केलर क्वांटिटी कैसे आ गई? जैसे वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर आनी चाहिए। एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी डॉट वी। तो इस जगह से जब हम वी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी आता है, और इस कारण से काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और आगे की बात करते हैं, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो फोर्स की वैल्यू होती है वो नेगेटिव डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स होती है। डेल्टा यू क्या है? यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो डी यू अपॉन डी एक्स और नेगेटिव होती है, नेगेटिव साइन हमेशा याद रखना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इससे हम निकालेंगे तो डेल्टा यू बराबर नेगेटिव इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। एफ इन द फंक्शन ऑफ एक्स देगा और उसी के तौर पर डिस्प्लेसमेंट होगी। कंजर्वेटिव फोर्स एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबा होता है, और ये दो जो एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, जब मैं लॉन्ग लेक्चर लेता हूं तो मैं बताता हूं कि ये दोनों एक्सप्लेनेशन कैसे मिसगाइडेड है, लेकिन वो जेई एडवांस में काम आता है। जेई मेंस बिल्कुल इस डेफिनेशन पे निकल जाती है, ठीक है। तो जब हम जेई एडवांस की तैयारी करेंगे तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की बात मैं उस इक्वेशन के फॉर्म में करूंगा जिसमें इसे एक्चुअली डिफाइन किया जाता है। बट जेई मेंस में इससे काम चला जाएगा कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो, मतलब कि अगर सर्कुलर वर्क हो रहा है तो जीरो होगा। सेंट्रल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो, नहीं यहाँ पे नॉट जीरो। पिछले में क्या लिखा था मैंने? ये जीरो, यहाँ पे नॉट जीरो, ठीक है। फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स जो होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल होते हैं। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, किसी भी बॉडी में पोजीशन के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव क्वांटिटी, बिल्कुल सही।
दुनिया में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी के सवाल सॉल्व करना, उसमें तुम्हें ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी या जीरो रेफरेंस लेना होता है, ठीक है। तो रेफरेंस हम अपनी मर्जी से कहीं भी चुन सकते हैं, ये हमें पोटेंशियल एनर्जी की मैथमेटिक्स आजादी देती है। जब हम रेफरेंस चुन लेते हैं उसके बाद हम चीजों को सॉल्व करते हैं और हमारी मैथमेटिक्स खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है अपने नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी तुम्हें वैल्यू मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात लगी अभी मैंने बोला तो, लगती है सरल बात में बताऊं। पोटेंशियल एनर्जी का जहां भी सवाल आए, मैं जनरली तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ जेईई मेंस लेवल पे कि जो ग्राउंड है, जमीन है, उसे तुम जीरो पोटेंशियल मान लेना। इसके ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, इसके नीचे की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अब सरल लगा। अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन करना, ठीक, बढ़िया। अब ये वाली बात मैंने कर ली, फोर्स बराबर माइनस डी अपॉन डी एक्स। अगर इन वन डायमेंशन में दिया है फोर्स, तो अगर फोर्स थ्री डायमेंशन में देगा तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कन्वर्ट होकर हो जाती है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, और वो तीन वेक्टर कंपोनेंट में टूट जाती है, जो कि जेईई मेंस लेवल पे आपके नहीं पूछता। पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड स्टेबिलिटी, ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी दिया है, इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। अब हमें स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन निकालना है। यहाँ पे कोई बॉल रखा है, इसको इधर लुढ़काए, वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ पे कोई बॉल रखा है, इसको थोड़ा सा भी इधर या इधर ढकेल दो, ये नीचे चला जाएगा, कभी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगा। और यहाँ पे कोई बॉल रख दो, इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, ये दोनों सिचुएशन में अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेगा, इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये वाला हमेशा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लौटता है, इसलिए इस पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस पोजीशन को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस पोजीशन को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये एक ग्राफ है, ये कोई जगह या पहाड़ नहीं है, इस बात पे ध्यान रखना। ये पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ है, ये बस एक कोइंसिडेंस है कि इसका ग्राफ ठीक उसी तरीके से बना जैसा कि एक पहाड़ बनता और हम उस पर शो करते स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड यहाँ पे अगर बराबर कर दे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ है, ना कि कोई पहाड़ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए देता है तो उसको सिंपल एक तरीका निकालो है कि पोटेंशियल एनर्जी का एक इक्वेशन देगा, ठीक है। मैंने क्यों कहा कि वो ग्राफ है, पहाड़ नहीं है, क्यों कहा? क्योंकि ग्राफ तभी बनेगी जब एक इक्वेशन दिया होगा बालक पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ, ठीक है। मान लो कुछ भी एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह कुछ भी दे दिया। अब इसमें तुमसे पूछेगा क्या सवाल कि भैया बताओ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे बन रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालने के लिए तुम इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, उसे जीरो के बराबर कर दोगे, यहां से एक एक्स की वैल्यू आएगी। अब उसे एक बार और डिफरेंशिएट करोगे और उस एक्स के वैल्यू पे चेक करोगे कि अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, एक्स के वैल्यू पे चेक करने का मतलब कि एक बार और डिफरेंशिएट किया और उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कोई इक्वेशन आया तो, ठीक है। वो अगर जीरो से बड़ा आ रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम प्रोसेस दोहराएंगे, अगर वो जीरो से छोटा आ रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर जीरो के बराबर आ रहा है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कंजर्वेटिव फोर्स दिया है, ठीक है, जिसका पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। ये बात हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आती है। इसका ज्यादा यूज ऐसे होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना, और तुम जब पीवाई को सॉल्व करोगे तो तुम्हें इसका इस्तेमाल मिलेगा। जाओ जल्दी सॉल्व करो, 2023 में बड़े खूबसूरत सवाल इस पे पूछे गए। बाकी पावर की बात करते हैं। पावर में बस सबसे ज्यादा जो पावर का फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है एफ बी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। लेकिन वो होता है पावर का एक्चुअल फॉर्मूला एवरेज पावर वर्क अपॉन टाइम, और इंस्टेंटेनियस पावर डी वर्क अपॉन डी टाइम। यानी डिफरेंशिएट कर देंगे वर्क के इक्वेशन को, और वर्क को लिख दिया हमने एफ डॉट डी आर, जानते ही हैं अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, और एफ को बाहर ले आया और डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी होता है। इसके साथ हमने फोर्स पावर का फॉर्मूला एफ डॉट भी हमने डिराइव कर लिया। इसके साथ हमारा वर्क एनर्जी पावर का फॉर्मूला रिवीजन खत्म होता है। यहां तक अगर आ चुके हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे, या फिर जिस भी सुपर नेचुरल पावर में तुम्हारी आस्था है उसका नाम। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया आप तो विज्ञान पढ़ते हो तो धर्म कैसे मान सकते हो। मैंने 12वीं तक विज्ञान सिर्फ नहीं पढ़ी ना, बस यही दिक्कत है। मेरे को ना सेकंड ईयर में क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया गया था, और उसमें ना ऐसे मैं तुम्हें अगर डिमोटिवेट ना करना चाहूँ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे 12th तक की जितनी भी फिजिक्स है ना, वो सारी अब तक गलत साबित हो चुकी है 12th तक की, ठीक है। कुछ भी सही नहीं है। जैसे तुम्हें जे थॉमसन के बाद बोर पढ़ाया गया तो तुम्हें जे थॉमसन बेकार लगती है ना, बकवास, क्या बता दिया। वैसे ही मुझे 11th 12th की फिजिक्स उस तरीके से दिखती है, बट मैं तुम्हारे सामने इस कन्विंसिंग नेचर से बोल पाता हूँ। तो जब मुझे क्वांटम फिजिक्स पढ़ाई गई तो मुझे अपने एग्जिस्टेंस में ही शक होने लगा, मुझे एकदम पागल सा 2-3 दिन डिप्रेशन वाली चीज आ गई थी। तो मेरे लिए मजबूरी है कि मैं किसी सुपर नेचुरल ताकत में विश्वास करूं, नहीं तो 2 मिनट में बैठ नहीं पाऊंगा तुम्हारे सामने। मैंने फिजिक्स को सिर्फ फैक्ट के तौर पे नहीं पढ़ा है कि तथ्य है ऐसा, जाना है। राधे राधे।